तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक पार्ट को आसानी से वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर आपके लिए क्लासेस लगेगी वो आपको नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे। ठीक है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पास की जो घंटी आएगी इसे जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया वो आईसीआर से संबंधित है। सबसे पहले हम आईसीआर के बारे में जान लेते हैं। आईसीआर है क्या? ठीक है, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि कहाँ पर स्थित है? याद रखिए नई दिल्ली में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी लगभग, याद रखिए 16 जुलाई 1929 को। आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि आईसीआर की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 जुलाई को आईसीआर दिवस भी मनाया जाता है। आईसीआर दिवस अगर आपको पूछे तो 16 जुलाई, और स्थापना दिवस अगर आपको पूछे तो 16 जुलाई 1929। याद रख पाओगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो याद रखिए वो थे डॉक्टर बीपी पॉल, जिनका संबंध याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं तो रोज से भी माना गया है। मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि गुलाब का प्रजनक कौन है तो आप बता सकते हो कि बीपी पॉल है। ठीक है, बीपी पॉल एक गुलाब के प्रजनक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे डायमंड बेकमोथ, जिससे याद रखिए एक शॉर्ट में अगर आपको मिल जाता है तो आपको डीबीएम में देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, शॉर्ट में इसे डीबीएम में लिखते हैं, मतलब डायमंड बेकमोथ। अभी किसका मुख्य कीट होता है? याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे डीबीएम की, तो ये जितनी भी जो कोल क्रॉप्स होती है, जितनी भी कोल क्रॉप्स होती है, ठीक है, कोल क्रॉप का आप जानते होंगे, जो पत्ता गोभी होती है, जो फूल गोभी होती है, जो कोल क्रॉप होती है, इनमें सारी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए ब्रोकोली ले सकते हो, नोल खोल ले सकते हो, ब्रुसेल्स स्प्राउट आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारी क्या होती है? याद रखिए कोल क्रॉप होती है। तो इन्हीं का याद रखिए एक प्रमुख कीट होता है, कौन सा? डायमंड बेकमोथ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा फूलगोभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि उतक से शब्दावली का संकेत क्या होता है, मतलब उतक से हम किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले याद रखिए उतक से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। इसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। उतक से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं। तो याद रखिए यार नेक्रोसिस है, इसका अर्थ, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो डेफिनेशन होती है वो होती है कोशिकाओं के मृत होने को। मतलब अगर आपको पूछा जाता है नेक्रोसिस अवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या होता है? कोशिकाएं मृत हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी कीटनाशक दवाई दीमक नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब अगर आपको याद रखिए टर्माइट का, दीमक का अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप किसका यूज करोगे? किस इंसेक्टिसाइड, किस फंजीसाइड, किस इंसेक्टिसाइड का यूज करोगे? तो याद रखिएगा हम करेंगे क्लोरोपाइरीफॉस का। याद रखिएगा अगर आपको टर्माइट का कंट्रोल करना है तो एक तो साधारण तरीका है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई दवा का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सिंचाई कर दीजिए, मतलब पानी दे दीजिए कुछ मात्रा में। तो याद रखिए दिमाग का कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पूर्णतः नहीं होता है। तो दूसरा हम तरीका अगर बात करते हैं केमिकल की, तो केमिकल हम ले सकते हैं, याद रखिए क्लोरोपाइरीफॉस। याद रख पाओगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि सोयाबीन में चारकोल सड़ने का मुख्य कारण क्या होता है। क्या पूछा गया है कि सोयाबीन में चारकोल सड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखिए ये होता है कवक जनित रोग। काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है, याद रखिएगा सोयाबीन में जो चारकोल रोट होता है ये कवक जनित एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बैंगन का लघु पर्ण रोग, मतलब छोटी पत्ती रोग होता है जो बैंगन में, वो किसके कारण होता है? तो याद रखिए वो होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा को ही हम फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, और ये बैंगन का एक छोटी पत्ती रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भूमि की नमी मापाई जाती है। तो याद रखिए भूमि की नमी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, सोइल मॉइस्चर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो भूमि की नमी है इसे हम मापते हैं टेंसियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? याद रखिए टेंसियोमीटर के द्वारा हम इसे मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम का काला सिरा रोग किसके द्वारा होता है। तो आम का जो काला सिरा रोग होता है, याद रखिए ये बोरोन की तत्व की कमी से भी होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो ईंट के भट्टों से निकलने वाली जो SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, इनके कारण भी ये होता है। दो रीजन होते हैं, याद रखिएगा। एक तो ईंट के भट्टों से निकालने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, मुख्य तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये गैस से होता है। कौन सा? आम का ब्लैक टिप रोग। इसके अलावा याद रखिए अगर आपको तत्व पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बोरोन तत्व की कमी से भी ब्लैक टिप रोग होता है। किसमें? आम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक उपयोग से किसका प्रकोप बढ़ता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक उपयोग से किसका प्रकोप बढ़ता है? तो याद रखिए वो होता है पायरिला। पायरिला मेजर इंसेक्ट होता है, किसका होता है? गन्ने का होता है। अगर आपके इसका पूछा जाता है एक बायो,
ठीक है, वायु कंट्रोल भी इसका किया जाता है, जैविक नियंत्रण भी इसका किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बताइए? इपिलेक्ना स्पीसीज के द्वारा। किसके द्वारा? इपिलेक्ना स्पीसीज के द्वारा, जो कि एक क्या होता है, बायो एजेंट होता है, उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, करनाल बंट रोग में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो करनाल बंट में जो दुर्गंध आती है उसका कारण होता है, याद रखिए, ट्राइमेथाइल एमीन। क्या होती है? याद रखिए, ट्राइमेथाइल एमीन। जैसे कि आपको इसके बारे में कई बार हमने बताया था कि क्या होता है, अगर हो जाता है गेहूं के खेत में तो क्या होती है, उसमें एक सड़न जैसी बदबू आ जाती है। किसके जैसी? मछली के सड़ने जैसी एक बदबू आती है। तो वो किसके कारण आती है? याद रखिए, वो आती है ट्राइमेथाइल एमीन के कारण ही आती है। किसके कारण आती है? ट्राइमेथाइल एमीन के कारण ही आती है। अब नेक्स्ट से यहाँ पर आपको पूछा गया है कि धान में बोनेपन लाने वाले जीन का नाम बताइए। तो याद है क्या, धान में जो बोनापन होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है डीसीओ नामक जीन के द्वारा होता है। अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था गेहूं में, तो गेहूं में होता है आरएसटी फर्स्ट और आरएसटी सेकंड के द्वारा होता है। इसके अलावा याद रखिए, नोरिन 10 है, ये भी जीन किसमें पाई जाती है? नोरिन 10 जो जीन है, याद रखिए, ये भी गेहूं में ही पाई जाती है। मतलब याद रखिएगा, आरएसटी फर्स्ट और नोरिन 10 ये दोनों गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी होती है। और अगर आपको पूछा था धान में बोनेपन के लिए, तो धान में बोनापन होता है वो होता है डीजीबू नामक जीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि आनंद पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिए, आनंद आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आर्नन व स्टाउट के द्वारा दिया गया था। अब कब दिया गया था? तो याद रखिए, ये दिया गया था लगभग 1935 में। ठीक है, लगभग बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर डेट कंफर्म नहीं है, तो इसे आप ना याद करें वही बेहतर है। तो याद रखिएगा, जो आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत दिया गया था, ये दिया गया था आर्नन व स्टाउट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्टोमेटा सबसे ज्यादा किस समय खुलते हैं? मतलब सुबह के 7 बजे, सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे या फिर शाम के 6 बजे। तो याद रखिए, जो सुबह का मॉर्निंग का टाइम रहता है 10 बजे के समथिंग, तो इस टाइम क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रंध्र खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि वाष्प उत्सर्जन सबसे ज्यादा किस रोशनी में होती है? तो याद रखिएगा, जो वाष्प उत्सर्जन है, मतलब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है, ये किस रोशनी में होती है? तो ये होती है लाल रोशनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया कि फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है? मतलब इसे एब्जॉर्ब जो किया जाता है पौधे के द्वारा, अवशोषण किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिए, ये किया जाता है H2PO4 के माइनस। ठीक है, H2PO4 के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया कि मृदा वर्गीकरण में कितने मृदा ऑर्डर होते हैं? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ISSI, मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अकॉर्डिंग, तो इसके जो वर्गीकरण किए गए हैं वो 8 पार्टों में किए गए हैं। कितने भागों में? 8 भागों में इसके वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं में आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिए, वैसे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसके मुख्यतः 4 मेथड होते हैं। सामान्य दृष्टि से हम देखकर भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सींग है, उसके माध्यम से भी हम लगा सकते हैं, खुरों के माध्यम से भी हम लगा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी जो अभी हमने बात की थी, जैसे कि सामान्य हम देख के बताएंगे, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। सींग के माध्यम से वो भी कारगर साबित नहीं हुआ है। अगर खुर से आप आकलन करोगे, वो भी याद रखिएगा कारगर साबित नहीं हुआ है। जो सबसे ज्यादा सक्सेस है, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो होता है दांतों के द्वारा। मतलब दांतों से आप किसी भी पशु की आयु का पता लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है? तो याद रखिए, एक होता है कैप्सिसिन, एक होता है कैप्सेथिन। अब आप डिफरेंस कैसे पता करोगे कि तीखापन किसके कारण होता है और रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिए, जो मिर्च का लाल रंग होता है वो होता है कैप्सेथिन के कारण, और कैप्सेसिन होता है, इसका होता है तीखापन का कारण। अब कैसे याद रखोगे? तो तीखेपन की जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है रेगुलर, उनको तो पता है, उनको तो इसमें कोई कंफ्यूजन आने वाला नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो सुन लीजिएगा कि अगर तीखा लगता है तो आपके मुंह से आवाज आती है सीसी की। आपने देखा होगा, तीखा भी सभी को लगा होगा, तो आपके मुंह से आवाज आती है सीसी की। तो याद रखिए, जो तीखापन होता है मिर्च में वो होता है सीन के कारण। सीसी की आवाज आती है, मतलब सीन। किस प्रकार की आवाज आती है तीखे से? सीसी जैसी। मतलब सीन के कारण होता है तीखापन और कैप्सेथिन के कारण होता है मिर्च का लाल रंग। ठीक है, डिफरेंस आपको आसानी से पता चल चुका है, तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि लवण सहिष्णु फसल कौन सी होती है? तो यहाँ पर याद रखिए, लवण सहिष्णु पूछा गया है। ठीक है, लवण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो आप यहाँ पर जो देख सकते हो चुकंदर है। लवण सहिष्णु जो फसल है वो कौन सी होती है? चुकंदर होती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें लवण के प्रति, तो आप ले सकते हो यहाँ पर जो भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी आप ले सकते हो, चुकंदर आप ले सकते हो, खजूर वगैरह आप उस साइड से ले सकते हो। फलों में से अगर बात करेंगे तो खजूर आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सभी क्या होती है? लवण सहनशील फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पोटास की अधिकतम मात्रा
वाला पोटेशियम उर्वरक कौन सा होता है? तो याद रखिए आपको क्या देना है, पोटेशियम देना है। ठीक है, पोटेशियम का आपको छिड़काव करना है। मान लीजिए आपकी क्रॉप को पोटेशियम की कमी हो चुकी है तो उसे आपको करना है ठीक। तो उसके लिए हम किसका छिड़काव करेंगे? ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फेट ऑफ पोटास या फिर पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर याद रखिए जितने भी आपको फर्टिलाइजर दे रखे इनमें से पूछा गया है सबसे अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होगी, तो वो प्राप्त होती है, याद रखिए मैक्सिमम, मतलब म्यूरेट। याद रखिएगा मैक्सिमम, अधिकतम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम से ही आपको याद रखना है कि एम से एम मतलब जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है म्यूरेट ऑफ पोटास में। किसमें होती है? म्यूरेट ऑफ पोटास में। अब म्यूरेट ऑफ पोटास का हम रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अगर आपको पूछा जाता है कि म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है या फिर रासायनिक नाम क्या होता है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हो? पोटेशियम क्लोराइड आप बोल सकते हो। ठीक है, आसानी से पता कर पाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि याद रखिए इसमें होता है लगभग 60%, मतलब 60% इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा याद रखिए एक और क्वेश्चन आपको पूछा आता है जब भी आपकी एग्जाम होती है, तो कि भारत में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक का किस नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो तब तो आपको ध्यान रखना है यूरिया का किया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है फास्फोरस का, तो फास्फोरस में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है पोटेशियम, तो पोटेशियम में सबसे ज्यादा जो भारत में यूज किया जाता है, जिसको हम सामान्य तौर पर यूज करते हैं, तो वो भी याद रखिए एमओपी ही होता है, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास ही होता है, जिसमें जो पोटेशियम की मात्रा है वो 60% होती है। एसएसपी में अगर हम बात करेंगे तो एसएसपी में 12% सल्फर होती है, 16% फास्फोरस होती है, 19% कैल्शियम की मात्रा होती है। और अगर हम बात करते हैं यूरिया, तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग 46% होती है। कितनी होती है? याद रखिए 46% होती है। यूरिया से मुख्य तो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं कि यूरिया में पहले तो नाइट्रोजन किस रूप में होती है, तो आप बता दो कि एमाइड के रूप में होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कार्बनिक उर्वरक कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक भी है और इसमें नाइट्रोजन है वो एमाइड रूप में होती है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए खेत में आप लगातार किसी यूरिया का प्रयोग कर रहे हो, तो अगर यूरिया का अगर आप लगातार प्रयोग करोगे तो जो आपकी जो मृदा है वो अम्लीय बन जाएगी। मतलब यूरिया किस प्रकार का प्रभाव छोड़ता है? याद रखिए अम्लीयता का। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन से याद रखिए आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे भी यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ साथ शेयर जरूर कर दे ताकि जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो सारे इस क्लास का बेनिफिट ले पाए। अगर आपको कुछ जानकारी यहाँ पर मिली है तो बिल्कुल आपको लाइक तो बनता है। तो अगर आपको जानकर पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पसंद आते हैं, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव या फिर लाइव टेस्ट सीरीज। ओके, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए।